अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा हिस्ट्री ऑफ यूएसए का लेक्चर 5 है जिसका टाइटल है जॉर्ज वाशिंगटन। यानी कि आज हम जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कब बना? ये 1789 में बना। और तो जो पहले लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। वार ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका जीत जाता है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस जीतने के बाद जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है जी? जॉर्ज वाशिंगटन होता है। ये 22 फरवरी 1732 में वर्जीनिया एक इंग्लिश फैमिली के यहाँ पैदा होता है। जब ये इंग्लिश फैमिली के यहाँ पैदा होता है तो ये अपनी इब्तदाई एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इसका जो बड़ा भाई होता है वो बहुत ही समझदार होता है। वो क्या करता है, इसको पॉलिटिक्स में एंटर करवाता है और इसके सारे अखराजात को बर्दाश्त करता है। स्टार्टिंग में फिर ये बाद में फ़ौजी बन जाता है, सोल्जर बन जाता है। सोल्जर बनने के बाद इसमें इतनी क्वालिटीज़ होती हैं कि ये 13 कॉलोनीज़ का आर्मी का लीडर बन जाता है और बरतानिया के ख़िलाफ़ वार ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिका की तरफ से आर्मी का लीडर जॉर्ज वाशिंगटन होता है और ये जीत के दिखाता है। तो ये अमेरिका को बहुत ही बुरे हालात में से निकाल के उन्हें जंग जितवाता है। और इसके ख़यालात ये होते हैं कि रॉयल आर्मी और जो दूसरी आर्मी है जिसको कॉमन आर्मी बोली जाती है, इनके सैलरीज़ और रैंक दोनों बराबर होने चाहिए। रॉयल आर्मी यानी कि जो बरतानिया की आर्मी थी उसकी सैलरी भी ज़्यादा थी और उनके रैंक भी अच्छे थे, जबकि अमेरिकन आर्मी के ना रैंक अच्छे ना सैलरी अच्छी। बस वो हैंड टू माउथ वाली कंडीशन थी, जस्ट जो कमाया वही खा लिया, कुछ बचता बचाता नहीं था उनके पास। तो इसलिए ये इसके ख़यालात थे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहिए। तो ये एक आर्मी मिलिट्री जर्नल की बजाय वो तो था ही, लेकिन इससे भी अच्छा एक पॉलिटिशियन था जिसने अमेरिका को इतने बुरे हालात से निकाल के आज़ादी दिलवाई और वार ऑफ इंडिपेंडेंस जितवाई। इसके बाद बात करते हैं जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है जॉर्ज वाशिंगटन, इसकी डोमेस्टिक अचीवमेंट क्या थी। यानी कि दो तरह की अचीवमेंट होती है, एक डोमेस्टिक होती है, एक फ़ॉरेन होती है। डोमेस्टिक का मतलब उसने अपने कंट्री के लिए क्या किया, और फ़ॉरेन पॉलिसी यानी कि बाकी हमसाया ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात कैसे थे, वो तिजारत के लिहाज से हो या किसी और लिहाज से हो। तो डोमेस्टिक अचीवमेंट और फ़ॉरेन पॉलिसी यानी कि फ़ॉरेन अचीवमेंट। तो पहले हम डोमेस्टिक अचीवमेंट की बात करते हैं। पहली हेडिंग है हमारे पास हैमिल्टन फाइनेंशियल प्लान। तो जब अमेरिका को बर्थ मिली, जब अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस जीत लेता है तो अमेरिका को बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, माली लिहाज से बहुत ही कमज़ोर होता है अमेरिका। तो फिर होता ये है कि जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन है इसको सेक्रेटरी स्टेट ऑफ ट्रेजरी लगा दिया जाता है। यानी कि जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन है इसको ख़जाने का मालिक लगा दिया जाता है। तो ये अमेरिका की फ़ाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने के लिए और अमेरिका को स्टेबल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक प्लान बताता है। वो प्लान क्या होता है? ये कहता है कि जो रेवेन्यू है ना, अमेरिका अगर रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है तो वो टैक्स के ज़रिए इकट्ठा कर सकता है। तो पहली दफ़ा अमेरिका में टैक्स का सिस्टम अलेक्जेंडर हैमिल्टन ही इंट्रोड्यूस करवाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके और अमेरिका को स्टेबल किया जा सके। दूसरा ये कहता है कि जो 54 मिलियन स्टेट डेब्ट है, यानी कि जो अमेरिका ने 54 मिलियन डॉलर कर्ज़ा लिए, इसको सबसे पहले इसको उतारना है हमने। तो ये उतारता भी है। ये अमेरिका के अंदर एक नेशनल बैंक बनाता है जिसकी लुक और काम करने का तरीका सारा का सारा बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसा होता है। और ये अमेरिका की तमाम रियासतों में एक ही करेंसी को शाया करता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म करेंसी इन ऑल स्टेट ऑफ यूएसए। तो इन शॉर्ट वर्ड्स के अमेरिका की जो फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने के लिए अलेक्जेंडर हैमिल्टन एक प्लान देता है और उस पर अमल दरामद भी कराता है, और अमेरिका पर जो 54 मिलियन डॉलर का कर्ज़ा होता है उसको उतारता है, एक बैंक बनाता है, टैक्स को इकट्ठा करता है और एक ही करेंसी सारे अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विस्की रेबिलियन। विस्की रेबिलियन ये एक तरह का बगावती ग्रुप था किसानों का, जिसको विस्की फार्मर्स भी बोला जाता था या विस्की रेबिलियन भी बोला जाता था। तो जब अलेक्जेंडर हैमिल्टन तमाम कंट्री पे एक टैक्स इम्पोज कर देता है ताकि रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके,
तो ये जो वेस्टर्न पेनिनसिल्वेनिया में जो फार्मर्स का, जो किसान का ग्रुप होता है, ये एक्सक्यूज़ करता है, कहता है हमने एक्साइज ड्यूटी या कोई भी टैक्स किसी तरह का नहीं देना। तो जब इनको बार बार मजबूर कर दिया जाता है तो फिर ये अमेरिकन गवर्नमेंट, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है, उसमें ये चैलेंज कर देते हैं। और इनका वहाँ पे मौक़िफ़ ये होता है कि हम बहुत ही गरीब लोग हैं, हम इतना जो बोझ है वो बियर नहीं कर सकते, इतना बर्डन ज़्यादा हो गया, हम टैक्स पे नहीं कर सकते, इन सिंपल वर्ड्स। तो काइंडली हम पे टैक्स हटा दिया जाए। तो वो कहते हैं कि अगर आपको किसान बन के कुछ बच नहीं रहा तो आप ऐसा करें कि उस बंदे, वो विस्की रेबिलियन और इसके अलावा और भी 15,000 लोगों को फ़ौज में नौकरी दी जाती है ताकि उनके जो घर के अखराजात हैं उनको बेहतर किया जा सके। और अगर उनके घर के अखराजात को बेहतर किया जाएगा और उनके घर वाले फ़ौज में होंगे, यानी कि सोल्जर्स होंगे, तो वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बगावत नहीं करेंगे। ये सारा का सारा काम जो था ये जॉर्ज वाशिंगटन का था। तो ये जॉर्ज वाशिंगटन की सबसे बड़ी फ़तह थी कि किसी के साथ बगैर लड़ाई किए उन्हें टैक्स पर आमादा कर लेना और उनके लोगों को फ़ौज में भर्ती कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेस्टवर्ड्स एक्सपेंशंस। तो जैसे ही अमेरिका की इंडिपेंडेंस आती है और अमेरिका और बरतानिया के दरमियान एक ट्रीटी होता है जिसको बोलते हैं ग्रीनविले और जेज। इसके मुताबिक अमेरिका जस्ट 13 कॉलोनियों का मालिक नहीं होता, इसके जो वेस्ट में एक बहुत बड़ी लैंड होती है, अमेरिका उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो फिर होता यह है कि 1796 में अमेरिका एक कानून बनाता है, एक एक्ट को पास करता है कि लोग जो वेस्ट में है वो भी जगह ख़रीदें और वहाँ पे भी जाकर रह सकते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और फैलता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जुडिशियल एक्ट। जो जुडिशियल एक्ट है ये 1789 में पास होता है, जिसके मुताबिक जो अमेरिका के अंदर जुडिशरी का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बनाया जाता है। यानी कि जो जुडिशरी का सिस्टम है इसकी बुनियाद रखी जाती है। इसमें यह होता है कि जो अमेरिका के अंदर जितनी भी जुडिशरी का सिस्टम बनाया गया है या गवर्नमेंट बनाई गई हैं, वो फेडरल जुडिशरी या फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आती हैं। तो जुडिशरी सिस्टम को मज़ीद एक्सप्लोर इस तरह करते हैं कि वो कहते हैं एक चीफ़ जस्टिस होगा, 5 उसके एसोसिएट जज होंगे, 13 ज़िले होंगे और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी जो कि अटार्नी जनरल के साथ अटैच होगी। इन सिंपल वर्ड्स कि अमेरिका के अंदर 1789 में एक जुडिशरी का सिस्टम बना दिया जाता है और कहा जाता है कि ये अमेरिका के अंदर जितना भी जुडिशरी कोर्ट्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आती हैं। और उसके मज़ीद पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद पॉइंट है हमारे पास ट्रीटी ऑफ ग्रीनविले। तो कुछ अमेरिका के इर्द गिर्द रियासतें थी जो कि अमेरिका में शामिल नहीं होना चाहती थी, उन्होंने एक अपनी आर्मी बनाई हुई थी। तो अमेरिकन आर्मी ने क्या किया कि उनको डिफ़ीट किया, उनको मार गिराया। तो उस वक़्त जो अमेरिका की आर्मी का लीडर था वो था जनरल एंथनी वाइन। तो जब अमेरिका की आर्मी ने उन्हें खूब तरह से पीटा तो उन्होंने अपनी जगह अमेरिका के कंट्रोल में दे दी। तो इस तरह यानी कि उनकी आर्मीज़ में और अमेरिका की आर्मी में एक ट्रीटी हुआ जिसको बोलते हैं ग्रीनविले। ट्रीटी ऑफ ग्रीनविले इन सिंपल वर्ड्स ये है कि अमेरिका को मज़ीद एक्सप्लोरेशन मिल गई, मज़ीद जगह मिल गई। जो लोग अमेरिका के यानी कि साथ एंटर नहीं होना चाहते थे, अटैच नहीं होना चाहते थे, उन्हें भी अटैच होने का मौका मिल गया और अमेरिका मज़ीद एक्सप्लोर हो गया और अमेरिका का कंट्रोल मज़ीद एक्सप्लोर हो गया और बढ़ गया। तो ये था हमारे पास हिस्ट्री ऑफ यूएसए का लेक्चर 5 का पार्ट 1। मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें मैं बताऊंगा कि जॉर्ज वाशिंगटन की फ़ॉरेन पॉलिसी क्या थी, उसने फ़ॉरेन अचीवमेंट क्या क्या की, जबकि मैं आपको इसमें डोमेस्टिक अचीवमेंट बता चुका हूँ। तो कल हम बात करेंगे फ़ॉरेन अचीवमेंट की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।